हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम है रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विकास के बारे में कौन सा कथन सही है। विकास एक ए है, इसमें विकास एक समान होता है। बी है, विकास बिल्कुल अप्रत्याशित है। सी है, विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। डी है, विकास विशिष्ट से समान की ओर बढ़ता है। तो कौन सा कथन सही है। विकास में जो होता है व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, कथन ए कहता है स्कूलों में मिड डे मील भोजन की व्यवस्था से छात्रों का बेहतर पोषण व स्वास्थ्य सुनिश्चित हो सकता है। तो और तर्क आर है कि पर्यावरणीय कारक किसी व्यक्ति को आकार देने में और भूमिका नहीं निभाते हैं, क्योंकि विकास केवल आनुवंशिकता से निर्धारित होता है। तो इसमें कथन ए जो है कि स्कूलों में मिड डे मील भोजन की व्यवस्था से छात्रों का बेहतर पोषण व स्वास्थ्य सुनिश्चित होता है, ये करेक्ट है। क्योंकि पर्यावरणीय कारक जो हैं किसी भी व्यक्ति को आकार देने में भूमिका जो है नहीं निभाते हैं, तो निभाते हैं क्योंकि इन डेवलपमेंट जो होता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों पे निर्धारित होता है। तो ये गलत है। ओके, इसमें केवल दिया है तो ये निगेटिव है। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड ए हो जाएगा। ए सही है, आर गलत है। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समाजीकरण की द्वितीयक संस्था के रूप में स्कूल का क्या प्रमुख उद्देश्य है। ए है, बच्चे को घर से अलग कर देना। बी है, बच्चे की घर में सीखी बातों को पूर्ववत करना। सी है, बच्चों द्वारा घर में सीखी गई बातों का खंडन करना। एंड डी है, परिवार का विस्तार जिससे बच्चे की परिचित चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सके। तो समाजीकरण की पहली संस्था परिवार होती है और दूसरी संस्था जो है वो स्कूल है। दूसरी संस्था स्कूल है। ओके, तो स्कूल का क्या प्रमुख उद्देश्य है कि बच्चों को घर से अलग कर देना, तो ये गलत है। बी है कि बच्चे की घर में सीखी बातों को पूर्ववत करना, ये भी निगेटिव है। सी क्या है, बच्चों द्वारा घर में सीखी गई बातों का खंडन करना, ये भी निगेटिव है। बट परिवार का विस्तार जिससे बच्चे की परिचित चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सके, ये क्या है, ये राइट है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत में इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जब कोई बच्चा मौजूदा स्कीमा के संदर्भ में नई वस्तुओं या घटनाओं को देखता है। तो ए है समावेशन, बी है संगठन, सी है अनुकूलन एंड डी है पाड़। जीन पियाजे की 4 अवस्था होती है। सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे संवेदी गामक अवस्था कहते हैं, जो 0 से 2 वर्ष तक होती है। फिर होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, जो 2 से 7 वर्ष तक होती है। थर्ड होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो 7 से 12 वर्ष तक होता है। फिर होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, वो 12 से 18 वर्ष तक होता है। जीन पियाजे के सिद्धांत में इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जब कोई बच्चा मौजूदा स्कीमा के संदर्भ में नई वस्तुओं या घटनाओं को देखता है। तो ए है समावेशन, बी है संगठन, सी है अनुकूलन एंड डी है पाड़। तो राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड, समावेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन दी ब्लैंक्स में बच्चे विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने के कौशल पा लेते हैं, परंतु निगमनात्मक सोच नहीं कर पाते हैं। तो अभी हमने बताया कि जीन पियाजे की 4 अवस्था होती है, संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो समस्या को सुलझाने का जो कौशल होता है, वो निगमनात्मक सोच जो बच्चे नहीं कर पाते, वो जीन पियाजे की तीसरी अवस्था होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ओके, राइट आंसर भी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के पूर्व पारंपरिक स्तर की क्या विशेषता है। ए है, इस बात पर ध्यान देना कि सांस्कृतिक कारक और लिंग नैतिक विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। बी है, अच्छा या बुरा नियमों के पालन या अवज्ञा के परिणाम से निर्धारित होता है। सी है, व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरों की अपेक्षाओं को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। एंड डी है, स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों का पालन करना जो सार्वभौमिक है। तो कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के पूर्व पारंपरिक स्तर की क्या विशेषता है, वो है कि अच्छा या बुरा नियमों के पालन या अवज्ञा के परिणामों से निर्धारित होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, वायोगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतों में विश्वास रखने वाली इस शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो ए है, विद्यार्थियों के बीच अंतःक्रिया व संवाद को हतोत्साहित करना चाहिए। सी, बी है, जरूरत पड़ने पर उपयुक्त पाठ देना चाहिए। सी है, विद्यार्थियों के व्यवहार को विनियमित करने के लिए इनाम व सजा का उपयोग करना चाहिए। एंड डी है, विद्यार्थियों को उद्दीपन व प्रतिक्रिया के बीच अनुबंध स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो वायोगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में विश्वास रखने वाली एक शिक्षिका को जरूरत पड़ने
पर उपयुक्त सहारा देना चाहिए या पाड़ देना चाहिए। ओके, पाड़ या सहारा जो होता है एक सीढ़ीनुमा मदद होती है। अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ नहीं आ रहा है तो शिक्षिका उसको थोड़ा अगर सहारा दे देती है तो वो बच्चा और बेहतर सीखता है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, लेव-वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों व वयस्कों के द्वारा ज्ञान का सह निर्माण समीपस्थ विकास के क्षेत्र के जो है अंदर किया जाता है। ओके, राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत निम्न में से किसका स्थान नहीं है? ए है डिजिटल तकनीकी व शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग, बी है क्रियात्मक खेल खोज व अनुभव से सीखने पर बल देना, सी है केवल संचित पाठ्यक्रम समाप्ति पर बल देना, एन डी है लोकतांत्रिक व स्वतंत्र अभिव्यक्ति के साथ छात्रों की सक्रिय भागीदारी। तो स्थान जो नहीं है वो है इसमें केवल संचित पाठ्यक्रम समाप्ति पर बल देना। राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानकीकृत परीक्षणों के उपयोग से बुद्धि लब्धि की अवधारणा के द्वारा बुद्धिमत्ता का पता लगाने के बारे में एक प्रमुख चिंता यह है कि ए है वे सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष नहीं है, बी है वे केवल गुणात्मक विश्लेषण करते हैं, सी है वे बुद्धि को व्यापक रूप से मापते हैं, एनडीए वे व्यक्तिगत मतभेदों के लिए जिम्मेदार हैं। तो मानकीकृत परीक्षणों के उपयोग से बुद्धि लब्धि की अवधारणा के द्वारा बुद्धिमत्ता का पता लगाने के बारे में एक प्रमुख चिंता यह है कि वे जो होते हैं सांस्कृतिक रूप से क्या है, निष्पक्ष नहीं है। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, कथन ए कहता है शिक्षकों को प्राथमिक माध्यमिक कक्षा में मुद्रित समृद्ध वातावरण नहीं बनाना चाहिए, ये गलत है। ओके, और तर्क आर है कि भाषा का विकास एक जन्मजात क्षमता है, तो ये भी गलत है। तो ए और आर इसमें दोनों गलत है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कथन ए कहता है लड़कों व लड़कियां जेंडर उचित व्यवहार अपने जेंडर के वयस्कों का अवलोकन व अनुसरण करके सीखते हैं, तो ये क्या है, ये करेक्ट है। और तर्क आर है जेंडर पूर्णतः जैविक संरचना है, जेंडर जैविक नहीं सामाजिक संरचना है, तो ये गलत है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स सी हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छात्रों के विभिन्न समूह के साथ बातचीत करते हुए एक शिक्षक को ए है ऐसे चर्चाओं को हतोत्साहित करना चाहिए जो छात्रों को उनकी पृष्ठभूमि और अनुभवों के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करे, बी है लगातार अपनी रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए, सी है एक समान पाठ्यक्रम का पालन करके मूल्यांकन का मानकीकरण करना चाहिए, डी है शिक्षण की प्राथमिक विधा के रूप में व्याख्यान पद्धति को अपनाना चाहिए। तो राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड, कि लगातार अपनी रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? ए है स्वांगीण व समग्र होना चाहिए, बी है मानकीकृत व परीक्षा केंद्रित होना चाहिए, सी है योगात्मक व मानक संदर्भित होना चाहिए, डी है शिक्षक केंद्रित व विच्छिन्न होना चाहिए। तो मूल्यांकन जो होना चाहिए वो स्वांगीण व समग्र होना चाहिए। राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन से अभिलक्षण एक समालोचनात्मक विद्यार्थी के नहीं है? तो ए है इसमें खुली मानसिकता व जिज्ञासु प्रवृत्ति, बी है आंख बंद करके निर्देशों का पालन, सी है स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछना, एंड डी है स्रोतों की विश्वसनीयता का आकलन करना। तो समालोचनात्मक विद्यार्थी के जो नहीं है वो यह है कि आंख बंद करके निर्देशों का पालन करना। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, निम्न में से क्या एक समावेशी कक्षा जिसमें बच्चे प्रत्येक की विशिष्ट जरूरतों के अनुरूप लचीले अधिगम में सहायक हैं? ए है बेहद मानकीकृत पाठ्यचर्या, बी है मानकीकृत आकलन, सी है सीखने का सार्वभौमिक विकल्प, एंड डी है एक समान व योगात्मक मूल्यांकन। तो एक समावेशी कक्षा जिसमें प्रत्येक बच्चे विशिष्ट जरूरतों के अनुरूप लचीले अधिगम में सहायक है वो है सीखने का सार्वभौमिक विकल्प। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि एक विविध विद्यार्थियों के समूह में शिक्षकों को बहुसांस्कृतिक शिक्षा का अभ्यास किए तरह किस तरह होना चाहिए, किस तरह यहाँ है प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें, किस तरह करना चाहिए? तो ए है इसमें एक समान और मानकीकृत पाठ्यक्रम सुनिश्चित करके, बी है एक समान और मानकीकृत आकलन सुनिश्चित करके, सी है बच्चों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर अलग अलग संकाय बनाकर, डी है कक्षा का ऐसा लोकाचार बनाकर जहां हर बच्चा अपनेपन की भावना महसूस करे। तो विविध शिक्षार्थी के समूह में शिक्षकों को बहुसांस्कृतिक शिक्षा का अभ्यास जो है कक्षा का ऐसा लोकाचार बनाकर जहां हर बच्चा अपनेपन की भावना महसूस करे। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, सुनीता एक की गति कार्य को कई बार दोहराती है तथा उसे दोस्त बनाने में बेहद कठिनाई होती है, जबकि वह चीज़ों को बहुत बारीकी से परखने की समझ रखती है। यह किसके विशिष्ट अभिलक्षण हैं? तो ए है स्वलीनता, बी है पाठन वैकल्प, सी है लेखन वैकल्प, एंड डी है ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार। तो सुनीता एक ही गति कार्य को कई बार दोहराती है तथा उसे
दोस्त बनाने में बेहद कठिनाई होती है, जबकि वह चीज़ों को बहुत बारीकी से परखने की समझ रखती है। तो यह किसके विशिष्ट अभिलक्षण हैं? तो ये है स्वालीनता के विशिष्ट अभिलक्षण है। राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, कौन सा उदाहरण जो है सहायकी तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए विद्यार्थी को सुनने में मदद करेगा? ए है ब्रेल प्रणाली, बी है छड़ी, सी है ध्वनि प्रवर्धक एंड डी है चश्मा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ध्वनि प्रवर्धक। ओके, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से रचनात्मकता की महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो ए है इसमें अभिसारी सोच है, विचारों की मौलिकता है, लचीलापन है, बट अपसारी सोच नहीं है, ये गलत है। पहला, दूसरा, तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रभावशाली अधिगम के लिए शिक्षकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षण गतिविधियाँ ए है विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान पर आधारित हों व उसे आगे बढ़ाएं, बी है केवल पाठ्य पुस्तक के ज्ञान की पुनरुक्ति पर केंद्रित हों, सी है असंदर्भित व प्रतिरूपित हों, डी है बेहद जटिल व अमूर्त हों। तो प्रभावशाली अधिगम के लिए शिक्षकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षण गतिविधियां जो होती हैं विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान पर आधारित हों और उसे आगे बढ़ाएं। ओके, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, न कि केवल पाठ्य पुस्तक निगेटिव है, असंदर्भित व प्रतिरूपित हो निगेटिव है, जटिल व अमूर्त जो है निगेटिव है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों में वैकल्पिक अवधारणाएं ए है उनकी आत्म केंद्रित तथा तर्क शून्य सोच को दर्शाती हैं, बी है इसमें केवल उच्च बुद्धि लब्धि वाले विद्यार्थियों में पाई जाती हैं, केवल जो है निगेटिव है, गलत। सी है सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालती हैं तथा उन्हें दंडित करना चाहिए, ये भी गलत है और क्योंकि निगेटिव है। डी है बच्चों की अपने आसपास की घटनाओं के बारे में बनाए सहज सिद्धांत को दर्शाती हैं, तो ये क्या है, ये करेक्ट है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, शिक्षण प्रभावी समस्या समाधान को प्रोत्साहित कर सकते हैं। ए है अपनी कक्षा में कई दृष्टिकोण और अनुमानों को हतोत्साहित करके, बी है बच्चों को सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके, सी है समस्या का चरण दर चरण समाधान लिखकर, एंड डी है पाठ्य पुस्तक ज्ञान के पुनरुत्पादन पर ध्यान केंद्रित करके। तो शिक्षक प्रभावी समस्या समाधान को प्रोत्साहित कर सकते हैं बच्चों को सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, एक कम उपलब्धि वाले बच्चों के कक्षा शिक्षक के रूप में आपको निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे अधिक उपयोगी लगती है? तो ए है ए विद्यार्थी को उसकी कम उपलब्धि पर एक लंबा व्याख्यान देना, बी है उसकी कम उपलब्धि के कारणों की पहचान करने का प्रयास करना और अल्पकालिक कर सकने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना, सी है स्कूल प्रबंधन को आवश्यक कदम उठाने के लिए कहना, जैसे कम उपलब्धि वाले छात्रों के लिए एक अलग संकाय बनाना, एंड डी है बच्चों के माता पिता को बताना और उन्हें बताना कि उनके बच्चों में कोई क्षमता नहीं है, इसलिए वे बच्चों को एक अलग स्कूल में डाल दें। तो एक कम उपलब्धि वाले बच्चों के एक अच्छा शिक्षक के रूप में आपको निम्नलिखित में से जो रणनीति सबसे अधिक उपयोगी लगती है वह यह है कि उसकी कम उपलब्धि के कारणों की पहचान करने का प्रयास करना और अल्पकालिक कर सकने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में और ऋणात्मक समझ को सक्षम करने के लिए इनमें से कौन सी महत्वपूर्ण गतिविधि है? ए है संवाद, बी है व्याख्यान, सी है प्रत्यक्ष निर्देश, एंड डी है पुरस्कार। तो संवाद जो है वो महत्वपूर्ण गतिविधि है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अनुभवात्मक अधिगम को सभी चरणों में अपनाया जाएगा। अनुभवात्मक अधिगम के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है पूछा है। तो ए है इसमें फर्स्ट है इसमें छात्रों की अपेक्षा शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिक सक्रिय बनाना। तो शिक्षण को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है फ्रेंड। ओके, हर चीज़ में बच्चों छात्र को विद्यार्थी को इम्पोर्टेंट दिया जाता है। ओके, तो ये गलत है। ओके, सेकंड क्या है, और निगेटिव पूछा है तो निगेटिव है, ये गलत है। सेकंड है पिछले अनुभव को नए ज्ञान प्राप्त करने और सकारात्मक सीखने के हस्तांतरण से जोड़ने में मदद करता है, तो ये करेक्ट है। ओके, और थर्ड है पूरी तरह से पारंपरिक किताबी ज्ञान को बढ़ावा देने पर आई, तो बिल्कुल गलत है कि बस किताबी ज्ञान को ही बढ़ावा इसमें नहीं दिया जाता है, इसको बाहरी दुनिया से भी इसमें जोड़ने को बढ़ावा देता है। ओके, तो ये गलत है। तो पहला तीसरा इसमें गलत है। ओके, और फोर्थ क्या है, अनुभवों और प्रयोग के माध्यम से छात्रों में वास्तविक और वैज्ञानिक समझ विकसित करने पर जोर देता है, तो ये करेक्ट है। तो इसमें क्वेश्चन जो पूछा है निगेटिव पूछा है, नहीं पूछा है। ओके, तो नहीं जो है फर्स्ट एंड थर्ड ये राइट आंसर होगा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भावना सार्थक सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है? तो ए है इसमें दहशत, बी है कुंठा, सी है चिढ़, एंड डी है उत्तेजना। उत्तेजना जो है वो सुगम बनाती है, राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, बच्चे किस प्रक्रिया से बेहतर सीखते हैं? तो वो सीखते हैं निर्देशित खोज से बेहतर सीखते हैं, राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, निम्न में से कौन सा उच्च स्तरीय कौशल है जिसमें अपनी सोच के बारे में सोचना चाहिए? तो ए है प्रत्याहार, बी है अनुबंधन, सी है अधिसंज्ञान, एंड डी है पुनरावृत्ति। तो राइट आंसर सी हो
जाएगा फ्रेंड, अधिसंज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक बच्चों को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होने के लिए क्या कर सकते हैं? ए है अनुबंधन के तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं, बी है उचित पुरस्कार देना, सी है दंड का उपयोग, एंड डी है विद्यार्थियों की अभिरुचि को ध्यान में रखना। तो शिक्षक बच्चों को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होने के लिए क्या कर सकते हैं? तो विद्यार्थियों की अभिरुचि को ध्यान में रखना। राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि अभिकथन ए कहता है अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल करेक्ट है। और कारण आर है कि क्योंकि अधिगम विकास के लिए नई स्थितियां सृजित करता है। ओके, तो ए और आर इसमें दोनों सही है, और आर जो है एक की सही व्याख्या भी करता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, बच्चों के विकास के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ए है विकास एक सहज रूप से होने वाली प्रक्रिया है, किंतु इसे सुसाधित करने के लिए उपयुक्त परिवेश का होना आवश्यक है। बी है विकास वंशानुगत कारकों के द्वारा पूर्व निश्चित होता है, वह इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है, तो ये गलत है। सी है आनुवंशिकता की विकास में कोई भूमिका नहीं है, तो ये गलत है। विकास में, डेवलपमेंट में हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट की दोनों की जो रोल होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, विदाउट हेरिडिटी एंड विदाउट इन्वायरमेंट जो है वो डेवलपमेंट जो है नहीं होता है। ओके, तो ये जो है ये गलत है। एंड डी है विकास की प्रक्रिया सहसावस्था के चरण के बाद ही प्रारंभ होती है, तो ये गलत है। तो इसमें जो पूछा है फ्रेंड कि विकास के बारे में सही पूछा है, तो विकास के एक सहज रूप से होने वाली प्रक्रिया है, किंतु इसे सुसाधित करने के लिए उपयुक्त परिवेश का होना आवश्यक है। बिल्कुल करेक्ट है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, किस प्रक्रिया में बच्चे जो होते हैं, किस प्रक्रिया में बच्चे समाज में रहने के तौर तरीके सीखते हैं? ए है समायोजन, बी है अधिसंज्ञान, सी है समाजीकरण, एंड डी है पृथकीकरण। तो किस प्रक्रिया में जो बच्चे होते हैं समाज में रहने के तौर तरीके सीखते हैं? तो वो समाजीकरण के में। ओके, समाजीकरण में बच्चे जो होते हैं वो समाज के अकॉर्डिंग रहने के तौर तरीके सीखते हैं। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, अभिकथन ए कहता है 6 वर्षीय सरला संरक्षण और क्रमांकन के कार्य नहीं कर सकती है। करेक्ट है, क्योंकि कारण आर है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों को स्थिति के कई पहलुओं पर विचार करने में कठिनाई होती है। बिल्कुल करेक्ट है कि जीन पियाजे की जो दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसमें बच्चों को जो स्थिति के कई पहलू जो होते हैं तो उनको उसमें जो विचार करने में कठिनाई होता है। ओके, क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होता है वो 2 से 6 वर्ष तक होता है, तो ये गलत है। ओके, इसमें दोनों इसमें सही है, ये दोनों सही है, सॉरी ये दोनों सही है, क्योंकि और आर जो है वो सही व्याख्या भी करता है ए की। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, जीन पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ए है गतिविधि, बी है अनुकूलन, सी है अनुकरण, एंड डी है पूर्ण बलन। तो राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड, गतिविधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उन्मेद वह चॉकलेट नहीं खाता है जो उसके पिता मेहमानों के लिए लाए हैं, और यह सोचकर कि अगर वह पकड़ा जाएगा तो क्या होगा? कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार उन्मेद नैतिक विकास के किस चरण में है? तो ए है यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास, बी है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, सी है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, एंड डी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रतिपादित किया है कि सीखने की प्रक्रिया तब होती है जब बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्कों के साथ साझी गतिविधियां करते हैं? तो ए है इसमें बी एफ स्किनर, बी है जीन पियाजे, सी है लेव वाइगोस्की, एंड डी है लॉरेंस कोहलबर्ग। तो लेव वाइगोस्की के साथ जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा ज्ञान वाले या समकक्षी तथा वयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। लेव वाइगोस्की कहते हैं, इनका सिद्धांत जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। ओके, जीन पियाजे का जो सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, लॉरेंस कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वो नैतिक विकास का सिद्धांत है। ओके, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब एक शिक्षिका एक बच्चे को व्याख्यान देने के बजाय अलग अलग इशारे देकर सही उत्तर की तरफ ले जाती है तब यह मदद क्या कहलाता है? तो ये पाड़ कहलाता है। पाड़ यानी सहारा देना, एक सीढ़ीनुमा मदद होती है। अगर बच्चे को कोई चीज़ लिखने नहीं आ रहा है तो उस शिक्षिका अगर उसको थोड़ा कुछ सहारा दे के उसको सिखाएगी तो वो बच्चा और बेहतर करेगा काम को। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रगतिशील कक्षा में अधिगम कैसा होता है? ए है कार्य निर्माण सक्रिय रूप से छात्रों द्वारा किया जाता है, बी है शिक्षक द्वारा निर्देशित किया जाता है और छात्र उसी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, सी है उद्दीपन और प्रतिक्रिया के युग्म व अनुबंधन से होता है, डी है तब होता है जब छात्रों को सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है। तो प्रगतिशील कक्षा में अधिगम जो होता है कार्य निर्माण सक्रिय रूप से छात्रों द्वारा स्वयं किया जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा।
आगे देखेंगे हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सी धारणा को चुनौती दी है। ए बुद्धि पूर्ण निर्धारित और निश्चित होती है। बी ये बुद्धि एक व्यापक और धारणा है जो एकात्म नहीं है। सी ये बुद्धि कई प्रकार की होती है। डी ये व्यक्तियों के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। तो हार्वर्ड गार्डनर जो दिए हैं, हार्वर्ड गार्डनर जो थे उनका सिद्धांत जो है वो बहुबुद्धि का सिद्धांत है, ओके, जिसमें उन्होंने 8 प्रकार के इंटेलिजेंट को बताया है। तो इसमें उन्होंने बताया कि बुद्धि जो होती है पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है, ओके, और बुद्धि व्यापक और एकात्म नहीं है, ये गलत है। बुद्धि कई प्रकार की होती है और कभी व्यक्तियों के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। तो राइट है जो गार्डनर कौन सी धारणा को चुनौती दी है, तो चुनौती उन्होंने इसमें राइट आंसर ए हो जाएगा कि बुद्धि पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन दी ब्लैंक्स वाले व्यक्ति उत्कृष्ट तर्क कौशल अमूर्त विचार और पैटर्न को आधार का पर अनुमान लगाने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। तो ए है इसमें तर्कगणितीय बुद्धिमत्ता, बी है शारीरिक गतिक संवेदात्मक बुद्धि, सी है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि एंड डी है भाषाई बुद्धि। तो तर्क कौशल जो होता है, पैटर्न, ये सब जो आता है ये गणित वाली तर्कगणितीय बुद्धिमत्ता में आता है, ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों के अनुसार स्ववाक जो हमारी सोच व व्यवहार की दिशा को क्या दिशा देता है, फिल इन दी ब्लैंक्स कहलाता है तथा उसे किया जाना चाहिए। तो लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार स्ववाक जो हमारी सोच व्यवहार को दिशा देता है उसे निजी संवाद कहलाता है तथा उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ओके। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए है माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों को लड़कों को भाषा पढ़ाने के बजाय जो है गणित व विज्ञान के विषयों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तो ये गलत है, ओके। और तर्क आ है कि लड़कों को भाषा को पढ़ने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, तो ये भी गलत है। तो ए और आर इसमें दोनों गलत है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए। ए है बच्चों की तैयारी के स्तर पर पता लगाने, बी है शिक्षण अधिगम पर मनन करने और उसमें संशोधन करने, सी है बच्चों में डर और सीखने का तनाव पैदा करने, डी है बच्चों की शिक्षा का समर्थन और सुधार करने। तो मूल्यांकन जो है फ्रेंड वो किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए, तो बच्चों में डर और सीखने का तनाव पैदा करने के उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा परीक्षण के दौरान एक शिक्षक ने पाया कि अधिकांश छात्रों ने अवधारणा आधारित प्रश्न का उत्तर गलत दिया है। शिक्षक को चाहिए कि वे, ए है इसमें बच्चों को डांटें और अधिक मेहनत करने को कहें, बी है इसमें माता पिता को बुलाकर शिकायत करें और बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, सी है विद्यार्थियों को प्रश्न के उत्तर कई बार लिखने को कहें, एंड डी है छात्रों को सोच में वैचारिक चुनौतियों का पता लगाएं और उसके अनुसार पढ़ाएं। तो राइट आंसर इसमें जो होगा डी हो जाएगा फ्रेंड, ओके। आगे देखेंगे, समावेशी शिक्षा के बारे में कौन सा कथन सही है। यह शिक्षा का वह तंत्र है जिसमें विकलांगता व बिना विकलांगता वाले विद्यार्थी इकट्ठे होते हैं, ये करेक्ट है। सेकंड, इसमें बहिष्करण, भेदभाव तथा भागीदारी और सीखने के अन्य बाधाओं को दूर करने हेतु सभी विद्यार्थियों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाता है, ये भी करेक्ट है। बट इसमें बच्चों व वयस्कों के बीच अंतर की सीखने में बाधक के रूप में देखा जाता है, तो ये गलत है। तो पहला दूसरा इसमें राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड। आगे देखेंगे, एक शिक्षिका को विभिन्न बच्चों की कक्षा में जिसमें हाशिया व समुदाय से आने वाले बच्चे भी शामिल हैं क्या करना चाहिए, तो मानना चाहिए कि विभिन्नताएं जो हैं कमियां नहीं है उसमें, ओके। शिक्षक को मानना चाहिए कि बच्चों में चाहिए कि विभिन्नताएं और कमियां उसमें नहीं है, राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पद्धति एक समावेशी कक्षा में बच्चों के सीखने में सहायक होगी। ए है प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति, बी है सहयोगात्मक अधिगम, सी है मानकीकृत निर्देश, डी है सख्त मूल्यांकन प्रणाली। तो राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड, सहयोगात्मक अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन से शिक्षा शास्त्रीय प्रावधान एक विद्यार्थी जिसे गतिमान दिव्यांगता है की जरूरतों के अनुकूल उपयुक्त समायोजन है। तो फर्स्ट इसमें बाधा मुक्त वातावरण को सुनिश्चित करना, बी है मेज कुर्सी को कम प्रतिबंधनात्मक तरीके से रखकर आने जाने को सुगम बनाना, एंड थर्ड मूल्यांकन की विविध पद्धतियों का प्रयोग करना। तो पहला दूसरा तीसरा इसमें राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक कौन से हैं। तो फर्स्ट है इसमें बारंबार अभ्यास की आवश्यकता, तो ये गलत। ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता, ये भी गलत। जोखिम उठाना, लचीलापन, बोरियत के लिए असहिष्णुता, ये क्या है, ये जो है रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक हैं, ओके। राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में शिक्षक को गतिशील और सामूहिक कार्य को सुगम बनाने के लिए मेज व कुर्सी ऐसी होनी चाहिए जिन्हें खिसकाया जा सके, ओके। राइट आंसर ए हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
कथन ए कहता है फ्रेंड कि अधिगम को केवल सीखने में स्थायी व मापा जा सकने वाला बदलाव देखना समस्यात्मक है। तो ये करेक्ट है, क्योंकि सीखना एक जटिल क्रिया है और जिसमें आंतरिक रूप से होने वाली प्रक्रियाएं भी शामिल है। ये भी करेक्ट है। तो ए और आर इसमें दोनों सही है और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभवात्मक अधिगम किस पर जोर डालता है? ए है सीखने में पूर्वबलन की भूमिका, बी है करके सीखने की महत्ता, सी है सीखना एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है, डी है वेधन और यांत्रिक अभ्यास। तो अनुभवात्मक अधिगम जो है वो जोर डालता है करके सीखने की महत्ता पे। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, जब छात्र स्कूल की अपेक्षाओं के अनुसार प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं होते हैं तो स्कूल को सबसे पहले निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो ए है इन बच्चों में कमी पर, बी है माता पिता की आर्थिक पृष्ठभूमि पर, सी है माता पिता की सामाजिक पृष्ठभूमि पर, एंड डी है स्कूल और कक्षा का वातावरण और लोकाचार पर। तो राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड। स्कूल और कक्षा का जो है वातावरण और लोकाचार पर। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में स्वभावानुभाविकता के प्रयोग का वर्णन करता है? ए है लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया निर्धारित है, बी है समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक उपलक्ष्य को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, सी है छात्र लक्ष्य से शुरू करते हैं और अनसुलझी प्रारंभिक समस्या पर वापस जाते हैं, डी है विद्यार्थी अपनी खोज को उन स्थितियों के समाधान के लिए सीमित कर देता है जिसमें कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिसका आप वर्तमान में सामना कर रहे हैं। तो समस्या समाधान के स्वभावानुभाविकता के प्रयोग का वर्णन जो है लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया निर्धारित है। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, निम्न में से कौन सी कार्यनीति एक शिक्षिका को विद्यार्थियों में संवेगात्मक आत्म नियमनता को प्रोत्साहित नहीं करेगी? तो वो है विद्यार्थियों को एक दूसरे में से प्रतिस्पर्धा के लिए प्रोत्साहित करना व लगातार तुलना करते हुए अविश्वास का माहौल बनाना। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों के सीखने के लक्ष्य की तरफ प्रेरित करने का प्रभावी तरीका क्या है? ए है परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने के लिए उन पर दबाव डालना, बी है उनके प्रदर्शन की अपेक्षा की हमेशा उनके समकक्षियों से तुलना करना, सी है हर व्यवहार के लिए इनाम व सजा प्रस्तुत करना, एंड डी है उनमें सीखने का आनंद और खुशी का और उत्सुकता पैदा करना। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में विश्वास का समर्थन नहीं करता है? तो ए है बच्चों को उनकी प्रतिक्रियाओं पर गुणात्मक प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए, बी है फ्रेंड इसमें शिक्षकों को चाहिए कि प्रश्न पूछने के दौरान बच्चों की उनकी सोच में विसंगतियों से अवगत कराए, सी है शिक्षकों को बच्चों में भ्रांतियों को दूर करने के लिए प्रश्न पूछने चाहिए और उन्हें अपनी सोच को पर सोचने के लिए प्रेरित करना चाहिए, एंड डी है शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चों को निष्क्रिय भूमिका निभानी चाहिए। तो राइट आंसर जो है डी हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्रों को प्रभावी समस्या समाधानकर्ता और महत्वपूर्ण विचारक बनने से रोकेगी? तो ए है छात्रों से पूछना कि क्या वे सुनिश्चित है कि वे समस्या को ठीक से समझते हैं, बी है छात्रों को उपमाओं के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना, सी है छात्रों को खुद से सोचने के लिए प्रेरित करना बजाय उनके लिए सोचने के, डी है छात्रों को समस्या को देखने का केवल एक ही तरीका देखने के लिए प्रोत्साहित करना और निर्धारित समाधान एवं ध्यान पर केंद्रित करना। तो जो समाधानकर्ता का विचारक बनने से रोकेगा वो यह है कि छात्रों को समस्या को देखने का केवल एक ही तरीका जो है वही उसी को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए और निर्धारित समाधान पर ध्यान केंद्रित करना। तो ये गलत है। ये क्या है? ये समस्या समाधान में महत्वपूर्ण विचारक बनने से रोकेगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, एक माध्यमिक कक्षा की शिक्षिका के नाते आप अपने विद्यार्थियों में आंतरिक प्रेरणा को कैसे बढ़ावा देंगे? ए है प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, बी है अवांछनीय व्यवहार को दंडित करके, सी है सीखने में आनंद की अनुभूति को बढ़ावा देकर, एंड डी है भौतिकवादी पुरस्कार देकर। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, सीखने में आनंद की अनुभूति को बढ़ावा देकर। ओके, अब आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विकास की कौन सी अवस्था की प्रमुखता है? अमूर्त सोच व अपनी खुद की पहचान करने की चाह। ए है शैशवावस्था, बी है प्रारंभिक बाल्यावस्था, सी है माध्यमिक बाल्यावस्था, एंड डी है किशोरावस्था। तो किशोरावस्था जो होता है किशोरावस्था विकास की वो अवस्था है जिसमें अमूर्त सोच व खुद की पहचान करने की चाह होती है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे उनकी जो 4 स्टेज है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, उन्होंने उसमें अमूर्त सोच और अपनी खुद की पहचान करने की चाह का वर्णन किया है, जिक्र किया है, जो होता है 12 से 21 वर्ष तक। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। ओके, विकास एक खास क्रमानुसार चलता है, बी है विकास विभेदन व एकीकरण के सिद्धांत का पालन करता है,
सी है विकास पैर से सिर की तरफ जो है पैर से सिर की दिशा में होता है। एंड डी है विकास केंद्र से बाहर की दिशा में अग्रसर होता है। तो सही नहीं है पूछा है, तो इसमें जो होगा फ्रेंड वो होगा कि विकास पैर से सिर की तरफ की दिशा में होता है। ये गलत है, क्योंकि विकास डेवलपमेंट जो होता है हमेशा सिर से पैर की दिशा में होता है, ना कि पैर से सिर की दिशा में होता है। तो गलत यही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रमुख कारण क्या है। ए है केवल व्यक्ति के वंशानुगत गुण, गलत। केवल पालकों के बालकों, यहाँ बालक होगा, केवल बालकों के पालन पोषण का तरीका, ये भी गलत, क्योंकि केवल निगेटिव है, केवल निगेटिव। आनुवंशिक व पर्यावरणीय कारकों के बीच परस्पर जटिल अंतक्रिया, बिल्कुल करेक्ट है कि बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता जो होती है वो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के कोरिलेशन से होती है। ओके, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और डी है केवल बच्चों का भौतिक परिवेश, तो केवल निगेटिव है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, समाजीकरण क्या है। ए है रैखिक व निश्चित प्रक्रिया है। बी है सरल व एकायामी प्रक्रिया है। सी है जटिल व बहुआयामी प्रक्रिया है। डी है इसमें कि अनन्वय और सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ओके, तो समाजीकरण क्या है। समाजीकरण जो है फ्रेंड वो जटिल व बहुआयामी प्रक्रिया है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जीन प्याजे ने सुझाव दिया कि ए है बच्चे बड़ों से अलग सोचते और सीखते हैं। बी है भाषा विकास को सुसाध्य करती है। सी है बच्चों की सोच वयस्कों से मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है। एंड डी है बच्चे एक खाली स्लेट के रूप में पैदा होते हैं और जन्म के समय नासमझ होते हैं। तो जीन प्याजे ने सुझाव दिया है कि बच्चे जो होते हैं बड़ों से अलग सोचते और सीखते हैं। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि जीन प्याजे जो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे जिनकी थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी, इन्होंने बच्चों के स्टेज को 4 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया है। तो उसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि बच्चे जो होते हैं बड़ों से अलग सोचते और सीखते हैं। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है पूछा है। शिशु अवस्था जो होती है 6 से 11 साल तक होती है, बिल्कुल गलत। शिशु अवस्था जो होती है 0 से 2 वर्ष तक होती है। ओके, फिर माध्यमिक बाल्यावस्था जो होती है 2 से 6 साल तक होती है, तो ये भी गलत। माध्यमिक बाल्यावस्था जो होती है वो 7 से 11 वर्ष तक होती है। ओके, फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जो होता है वो 11 साल से अधिक होता है, तो ये करेक्ट है। ओके, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है जन्म से 2 वर्ष तक होती है, तो ये भी गलत है, क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 2 से 6 साल तक होती है। तो इसमें सही पूछा है, तो सही जो है फ्रेंड डी सी हो जाएगा। जीन प्याजे की जो 4th स्टेज है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, वो 11 साल से अधिक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में कौन सी एक प्रमुख आलोचना कौन सा इसमें प्रमुख है। ए यह चरणों को निर्दिष्ट नहीं करता है। बी है यह नैतिक सोच पर सांस्कृतिक कारकों और लिंग के प्रभाव की अवहेलना करता है। सी है यह प्राकृतिक स्थितियों में बच्चों के सहभागी अवलोकन का उपयोग करता है। एंड डी है यह नैतिक विकास का एक निश्चित क्रम नहीं देता है। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कौन सी एक प्रमुख आलोचना है, वह यह है यह नैतिक सोच पर सांस्कृतिक कारकों और लिंग के प्रभाव की अवहेलना करता है। राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि ए है इसमें क्या मानना था। ए है बच्चों को जो प्रस्तुत किया जाता है वे उसका निष्क्रिय रूप से पुनरुत्पादन करते हैं। बी है बच्चे बड़ों की मदद से अपनी समझ खुद बनाते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं बड़े की मदद से अपनी समझ खुद बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट 3rd है इसमें फ्रेंड कि बच्चे उद्दीपन व प्रतिक्रिया का अनुकूलन करके सीखते हैं, तो ये गलत है। और डी है कि बच्चे तब सीखते हैं जब उन्हें उपयुक्त भौतिक इनाम जो दिया जाता है, तो ये भी गलत है। लेव वाइगोत्स्की हमें जो बताए हैं उन्होंने हमेशा बच्चों को बड़ों से की मदद से अपनी समझ जो होता है खुद वो विकसित करते हैं। ओके, आगे देखते हैं, लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में मनोवैज्ञानिक उपकरणों को बहुत महत्वता दी है। तो किसको दी है, लेव वाइगोत्स्की जो हैं वो जिनकी थ्योरी है सोशल कल्चर थ्योरी, और ये पहले बोलते हैं कि पहले भाषा आती है, ओके, फिर विकास आता है। और जीन प्याजे जो हैं वो बोलते हैं कि पहले विकास होता है, विचार होता है, फिर भाषा आती है। तो लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में भाषा को जो है वो मनोवैज्ञानिक उपकरणों में महत्वता दिया है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, एक प्रगतिशील कक्षा में ए है बच्चों को सीखना इनाम व सजा के प्रयोग से नियंत्रित होता है।
बी है बच्चों को सख्त निगरानी में रखना चाहिए व अनन्य पाठचर्या अपनानी चाहिए। सी है सीखने को सुसाधित करने के लिए वेधन व अभ्यास की विधि का पालन करना चाहिए। एंड डी है सीखने का आधार प्रत्यक्ष अनुभव व संवाद होते हैं। प्रगतिशील कक्षा में जो बच्चों जो होता है फ्रेंड, उसमें सीखने का आधार जो होता है प्रत्यक्ष अनुभव व संवाद से होता है। ओके, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं के बारे में गहराई से जानते हैं और अपने गुणों को पहचानते हैं? तो हार्वर्ड गार्डनर की जो बुद्धिमत्ता का सिद्धांत उन्होंने दिया है, जिसमें उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है, उसमें उन्होंने अंतःवैयक्तिक बुद्धि जो बोला है, अंतःवैयक्तिक बुद्धि वो खुद के लिए होता है। ओके, और एक अंतरावैयक्तिक बुद्धि बताया है, वो जो दूसरों के लिए होता है, कि अंतरावैयक्तिक में कि हम दूसरों की को जान सकते हैं, उसकी बुद्धि को पहचान सकते हैं, लेकिन अंतःवैयक्तिक बुद्धि जो होता है वो बुद्धि होती है कि बुद्धि का प्रदर्शन करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, इसमें अपनी गहराई से जानते हैं और अपने गुणों को खुद वो पहचानते हैं। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। शिक्षिका का कौन सा व्यवहार बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता पक्षपात कम करने में मदद करेगा? तो ए है कक्षा में केवल लड़कियों को भारी कुर्सी मेज उठाने को कहना, तो केवल जो है फ्रेंड निगेटिव है, ये गलत है। बी है खेलों के लिए गुड़िया व घर केवल लड़कियों को देना, केवल फिर आ गया, ये भी निगेटिव है। सी है देखभाल करने वाले व्यवसायों का जिक्र केवल औरतों के संदर्भ में करना, तो ये भी गलत है, इसमें भी केवल आ गया। डी है कि सभी जेंडर में स्वायत्त व समानुभूति के गुण विकसित करना। ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं, कौन सा परिप्रेक्ष्य भाषा को संज्ञान को सुसाधित करने वाले महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखता है? ए है व्यवहारवादी, बी है सूचना संक्रमण, सी है सामाजिक सांस्कृतिक, एंड डी है मनोगतिशील। तो राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड, सूचना संक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा में विविधता को समायोजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन जो है एक प्रभावी रणनीति नहीं है? ए है छात्रों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ का पता लगाना, बी है छात्रों की विभिन्न पृष्ठभूमियों के अनुरूप शिक्षा शास्त्र, सी है ऐसे विविध उदाहरण प्रदान करना जो सभी विद्यार्थियों के लिए अर्थपूर्ण हो, डी है निर्देश के मानक सेट का उपयोग करना और शिक्षार्थियों की पृष्ठभूमि को अनदेखा करना। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से अर्थपूर्ण अधिगम के लिए आकलन की विशेषता क्या होनी चाहिए? मानकीकृत होनी चाहिए, व्यापक होनी चाहिए, रचनात्मक होनी चाहिए, गुणात्मक होनी चाहिए। तो अर्थपूर्ण अधिगम जो होता है फ्रेंड, उसकी विशेषता क्या होनी चाहिए? तो अर्थपूर्ण अधिगम की जो विशेषता होनी चाहिए वो व्यापक एंड रचनात्मक दोनों होनी चाहिए। ओके, बी एंड सी इसमें राइट दोनों हो जाएगा। समावेशी कक्षा में क्या शामिल है? ए है बाधा मुक्त वातावरण का प्रावधान, सेकंड है इसमें योग्यता के आधार पर बच्चों का पृथकीकरण जो होता है फ्रेंड, ये गलत है, निगेटिव है। बच्चों की पहचान कर उपयुक्त नामीकरण भी निगेटिव है। पाठ्य पुस्तक के अनुभवों व शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों में लचीलापन होना चाहिए, ये पॉजिटिव है। और बाधा मुक्त वातावरण का प्रावधान होना चाहिए कि जब क्लासरूम में कोई भी बाधा या कोई भी परेशानी का उस बच्चों को सामना न करना पड़े, क्योंकि समावेशी कक्षा वह होती है जहाँ एक ही छत के नीचे हर तरह के बच्चों को शिक्षा दी जाती है, उसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। ओके, तो इसमें पहला और चौथा राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, छात्रों के विविध समूह के साथ बातचीत करते समय एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? ए है इसमें बहस और चर्चा को प्रोत्साहित, बी है अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों पर चिंतन, सी है एक समान पाठ्यक्रम और मानकीकृत मूल्यांकन का पालन, एंड डी है व्याख्यान पद्धति को एकमात्र शैक्षिक रणनीति के रूप में अपनाना। तो नहीं करना चाहिए पूछा है, तो मानकीकृत मूल्यांकन क्या है? ये निगेटिव है। मानकीकृत मूल्यांकन, मानकीकृत पाठ्यक्रम, ये निगेटिव टैग वर्ड है। ओके, तो एक समान पाठ्यक्रम और मानकीकृत मूल्यांकन का पालन जो है नहीं करना चाहिए। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, अभिकथन ए कहता है पठन वैकल्प से जूझ रहे बच्चों के सीखने को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को पुस्तकों के अलावा विभिन्न प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए व उन्हें लिखित परीक्षा में अतिरिक्त समय देना चाहिए। ओके, तो ये क्या है? ये बिल्कुल करेक्ट है। और तर्क आर है कि पठन वैकल्प की चुनौती वाले विद्यार्थियों को पढ़ने में कठिनाई होती है, ये भी करेक्ट है। तो ए और आर इसमें दोनों सही है, और आर जो है वो एक की सही व्याख्या करता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, कौन सा उदाहरण सहायकी तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की मदद करेगा? ए है हेडफोन, बी है चित्र आधारित वर्कशीट, एंड डी सी है पढ़ने व लिखने के लिए ब्रेल प्रणाली, एंड डी है स्वर्ण व मदद करने का उपकरण। ओके, तो पढ़ने व लिखने के लिए ब्रेल प्रणाली। ओके, तो ये क्या है? ये कौन सा जो है सहायक तकनीक जो है का इस्तेमाल करते हुए दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को मदद करेगा? तो वो इसमें है
पढ़ने व लिखने के लिए ब्रेल प्रणाली। ओके, करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक कौन से हैं? ए है जिज्ञासा है, स्वतंत्रता है, अनुकूलनशीलता है और उच्च स्तर की एकाग्रता है। बारंबार अभ्यास की आवश्यकता नहीं है, ये गलत है। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा राइट हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, अभिकथन ए कहता है प्रभावी अधिगम के लिए केवल शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछना चाहिए, न कि बच्चों को। ये गलत है। केवल फिर आ गया फ्रेंड, केवल निगेटिव वर्ड है, गलत। तर्क आर है बच्चे निष्क्रिय स्वरण की प्रक्रिया के माध्यम से स्वार्थिक अर्थपूर्ण ढंग से सीखते हैं। तो निष्क्रिय स्वरण ये क्या, ये निगेटिव है, ये भी गलत। इसमें दोनों गलत है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिकथन ए कहता है शिक्षकों को विद्यार्थियों की ज़रूरतों के अनुसार उचित व उपयुक्त पाठ प्रदान करना चाहिए। एंड तर्क आर है सीखना एक सहयोगात्मक क्रिया है। तो इसमें दोनों सही है और आर जो एक ही सही व्याख्या भी करता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षकों को प्राथमिक माध्यमिक स्कूली कक्षाओं में बच्चों की असफलता को किस प्रकार देखना चाहिए? ए है बच्चों की कम योग्यता का प्रतिबिंबन, बी है शिक्षकों की कम योग्यताओं का प्रतिबिंबन, एंड सी है माता पिता की कम योग्यताओं का प्रतिबिंबन, एंड डी है स्कूली तंत्र की कार्यशीलता का प्रतिबिंबन। तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम कैसा होता है? ए है निष्क्रिय और व्यक्तिगत होता है, सक्रिय और व्यक्तिगत होता है, सक्रिय और सामाजिक है, निष्क्रिय और सामाजिक है। तो सक्रिय और सामाजिक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन दी ब्लैंक्स में समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक उपलक्ष्य को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो ए है कार्यात्मक स्थिरता, बी है कलन विधि, सी है साधन लक्षण विश्लेषण, एंड डी अनुक्रिया समुच्चय। राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड, साधन लक्ष्य विश्लेषण। ओके, आगे देखते हैं, अभिकथन ए कहता है शिक्षकों को बच्चों की मानसिक स्थिति व संवेगात्मक जरूरतों की उपेक्षा करनी चाहिए। और तो ए और बी है इसमें। तर्क आर कहता है कि अकादमिक बच्चों की संवेगात्मक जो होती है स्वास्थ्य से प्रभावित नहीं होता है। तो इसमें राइट जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें कि शिक्षकों को बच्चों की मानसिक और अभिकथन ये कहता है कि शिक्षकों को बच्चों की मानसिक स्थिति व संवेगात्मक जरूरतों की उपेक्षा करनी चाहिए। तो ये गलत है, उपेक्षा करेंगे उसकी स्थिति और गलत है। तर्क आर क्या है, अकादमिक अधिगम बच्चे के संवेगात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं होता। तो ये भी गलत है, ये दोनों गलत है। राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधिगम को कैसे सुसाधित किया जाता है? अर्थपूर्ण खोज द्वारा सुसाधित किया जाता है, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाकर सुसाधित किया जाता है, एंड सी है भौतिक पुरस्कार देकर, एंड डी है नकारात्मक पुनर्बलन देकर। तो अर्थपूर्ण खोज द्वारा जो है सुसाधित किया जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा उसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं के ज्ञाता होने के बारे में जागरूकता व समझ किस प्रकार प्रक्रिया में शामिल है? ए अधिसंज्ञान, बी है समायोजन, सी है समावेशन, एंड डी है अनुबंधन। तो स्वयं के ज्ञाता होने के बारे में जागरूकता व समझ किस प्रक्रिया में शामिल है? तो वो है अधिसंज्ञान में। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, शिक्षकों को मान्यता रखनी चाहिए कि योग्यता जो होती है क्या है, स्थिर है और विद्यार्थियों को महारत उन्मुख तय करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए इसमें। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रेरणा और सीखने के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ए है सीखना तब प्रभावी होता है जब छात्र सजा से बचने के कारण अभिप्रेरित होते हैं। सीखना तब प्रभावी होता है जब छात्रों में आंतरिक अभिप्रेरणा हो। सीखना तब प्रभावी होता है जब छात्र बाहरी रूप से प्रेरित हों। एंड डी है सीखने में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती है। प्रेरणा और सीखने में कौन सा कथन सही है? सीखना तब प्रभावी होता है जब छात्रों को अंदर से अभिप्रेरणा जागृत हो, तब सीखना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 वर्ष से 11 वर्ष तक के काल को क्या कहा जाता है? ए है इसमें शैशवावस्था, बी है प्रारंभिक बाल्यावस्था, सी है माध्यमिक बाल्यावस्था, एंड डी है पूर्व बाल्यावस्था। तो 6 से 11 वर्ष तक के काल को जो कहा जाता है वो माध्यमिक बाल्यावस्था कहा जाता है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, वह समय जब बच्चे वातावरण के कुछ उद्दीपन से खास तौर पर प्रभावित होते हैं क्या कहलाता है? ए है संवेदनशील काल, बी है स्कीमा, सी है संवेगात्मक समय काल, डी है जैविक परिपक्वता। तो वह समय जब बच्चे वातावरण के उद्दीपन से खास तौर पर प्रभावित होते हैं तो वो कहलाता है संवेदनशील काल कहलाता है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, कथन ए कहता है
बच्चों के शारीरिक विकास का उनके सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये गलत है फ्रेंड, निगेटिव है, गलत। कि बच्चों के शारीरिक विकास का उसके सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास पे प्रभाव पड़ता है, ना कि नहीं पड़ता, ये गलत है। तर्क आर है कि विकास के आयामों का आपस में कोई संबंध नहीं है, ये भी गलत है। विकास के जो आयाम होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ओके, तो ये गलत है। तो ए और आर इसमें दोनों गलत है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक स्कूल में बच्चों के विकास एवं समाजीकरण में परिवार की जो होती है महत्वपूर्ण भूमिका होती है और समकक्षियों की प्रमुख भूमिका होती है, ओके, तो राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा इसमें। पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है? ए है गतिविधि, बी है भौतिक दुनिया के साथ अनुभव, सी है अनुकूलन, एंड डी है परिपक्वता यानी मैचुरेशन। तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो कारक है वो संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो है रोल नहीं निभाता है, वो है अनुकूलन, ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चे संरक्षण व वर्गीकरण के कौशल विकसित कर लेते हैं? तो ए है संवेदी चालक अवस्था, बी है पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, एंड डी सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, एंड डी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग संरक्षण व वर्गीकरण के कौशल जो विकसित करते हैं बच्चे वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करते हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी पद्धति जीन पियाजे के शिक्षागत निहितार्थ के अनुरूप नहीं है? ए उपयुक्त इनाम व सजा का प्रयोग, बी है बच्चों की सीखने की तैयारी तत्परता के लिए संवेदनशीलता, सी है व्यक्तिगत विभिन्नता को स्वीकारना, एंड डी है खोज अधिगम। तो राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा फ्रेंड, उपयुक्त इनाम व सजा का प्रयोग, ओके। आगे देखेंगे, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिकता के चौथे चरण कानून और व्यवस्था अभिविन्यास में व्यक्ति ए है किसी क्रिया के भौतिक परिणाम से अच्छाई या बुराई निर्धारित करते हैं, बी है नियमों का पालन करने के बदले में किसी प्रकार की लाभ की उपेक्षा करते हैं, एंड सी है इसमें सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों को स्थापित करने और उनका पालन करने में विश्वास रखते हैं, एंड डी है नैतिक निर्णय स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों को संदर्भ में लेते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों को स्थापित करने और उनका पालन करने में जो है विश्वास रखते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा पद्धति लेव-वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार नहीं है? उनके सिद्धांत के अनुसार कौन सी पद्धति नहीं है? तो पाढ़, अनुकूलन, सहयोगात्मक और मॉडलिंग, ये जो है नहीं है, ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। और सहयोगात्मक सीखना जो है सीखना जो है वो है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ओके। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोना को एक जटिल समस्या से हल करने में चुनौती का सामना करते देख उसकी शिक्षिका उसको संकेत व इशारे देती है। लेव-वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार शिक्षिका सोना को पाठ प्रदान कर किस पर पहुंचने के लिए मदद कर रही है? तो ए है इसमें जैविक परिपक्वता, बी है आत्म केंद्रीयता, सी है अपरिवर्तनीय सोच, एंड डी है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो वो जो इशारे देकर उसको मदद कर रही है वो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र, राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, एक प्रगतिशील कक्षा में ए अनुशासन को एक स्वनिर्देशित अंतःक्रिया के रूप में देखा जाता है, बी है शिक्षक सीधे निर्देश की पद्धति से ज्ञान का स्थानांतरण करता है, सी है पाठ्य पुस्तक की ही सीखने का एकमात्र स्रोत है, डी है बच्चे एक निष्क्रिय भूमिका ग्रहण करती हैं जिसमें उसका सीखने में कोई नियंत्रण नहीं होता। तो एक प्रगतिशील कक्षा में अनुशासन को एक स्वनिर्देशित आंतरिक क्रिया के रूप में जो है देखा जाता है, राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार नृत्यक व नाटककार के किस प्रकार की बुद्धि अधिक मात्रा में होती है? तो शारीरिक गतिक संवेगात्मक बुद्धि जो होती है वो अधिक मात्रा में होती है, ओके, क्योंकि अगर नृत्य आप करते हैं, नाटक करते हैं तो उसमें शरीर का जो होता है सर्कुलेशन हिलता डुलता रहता है ना, तो नृत्य व नाटककार में जो बुद्धि होती है अधिक मात्रा में होती है वो शारीरिक गति संवेगात्मक बुद्धि होती है, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, पुरुष ताकतवर निर्णय लेने वाले और घर के मुखिया होते हैं जबकि महिलाएं कमजोर, दब्बू, सहनशील होती हैं और केवल घरेलू काम ही कर सकती हैं। विकास उदाहरण किसका है? ये जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है, ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समालोचनात्मक चिंतन करने वाले विद्यार्थी की मुख्य विशेषता है? वो है मानसिक विचारों में खुलापन, उत्सुकता एवं जिज्ञासा,
प्रश्न पूछते हैं और स्पष्टीकरण करते हैं एंड परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं और प्रयोगों की योजना बनाते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा राइट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड। आगे देखेंगे, बच्चों के इस आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए है मूल्यांकन केवल अंक के रूप में मात्रात्मक होना चाहिए, तो केवल आ गया फ्रेंड, फिर निगेटिव आ गया और निगेटिव क्वेश्चन पूछा है, तो ये करेक्ट है। ओके, और बी क्या है, कक्षा की गतिविधियों के दौरान मूल्यांकन किया जाना चाहिए, ये पॉजिटिव है, ये सही है। बच्चों का आकलन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। आकलन को बच्चों की सीखने की निरंतरता को समझने पर ध्यान देना चाहिए, तो ये सब करेक्ट है। लेकिन निगेटिव क्वेश्चन पूछा है कि मूल्यांकन केवल अंक के रूप में मात्रात्मक होना चाहिए, तो ये गलत है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, समावेशन के दर्शन का मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है। ए है उपयुक्त समंजन, बी है पृथकीकरण, सी है नामीकरण एंड डी है दोषारोपण। तो समावेशन के दर्शन का मार्गदर्शक सिद्धांत जो है फ्रेंड वो है उपयुक्त समंजन, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थी को ए है अलग अलग स्कूलों में अध्ययन का प्रावधान लिया जाना चाहिए क्योंकि उनकी संज्ञानात्मक क्षमता अन्य छात्रों से मेल नहीं खा सकती है। बी है व्यवसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे अपने माता पिता के व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें। सी है नियमित स्कूलों में रखा जाना चाहिए और पाठ्यक्रम को अनुकूलित करने और सभी बच्चों के लिए उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के में सीखने की सुविधा के प्रयास किए जाने चाहिए। एंड डी है बिल्कुल भी शिक्षा नहीं देनी चाहिए। तो वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थी जो होते हैं उनको नियमित स्कूलों में रखा जाना चाहिए और पाठ्यक्रम को अनुकूलित करने और सभी छात्रों को उनके लिए सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में सीखने की सुविधा के लिए प्रयास करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, किए जाने चाहिए। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड इसमें। आगे देखते हैं, विशिष्ट प्रकार की विकलांगता वाले विद्यार्थी के समावेशन के लिए उपयुक्त समंजन युक्ति का सही युग्म मिलान कौन सा है। ए है अधिगम कठिनाई कार्य पूरे कर पाने के लिए अतिरिक्त समय, बी है ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार बेहद जटिल, सी है दृष्टिबाधित मुद्रित प्रणाली का प्रावधान एंड डी है वाक वादिता व्याख्यान विधि का प्रयोग। तो विशिष्ट प्रकार की विकलांगता वाले विद्यार्थियों के समावेशन के लिए उपयुक्त समंजन युक्ति का सही युग्म जो है वो है अधिगम कठिनाई कार्य पूरे कर पाने के लिए अतिरिक्त समय, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, कथन ए कहता है सृजनात्मकता केवल कलाकार वैज्ञानिक कवि जैसे व्यक्तियों तक सीमित है, तो केवल आ गया फ्रेंड, निगेटिव है, गलत है। तर्क आर है दस्ती कार्य जैसे बढ़ईगिरी व खाना पकाने में सृजनात्मकता की कोई गुंजाइश नहीं, ये भी गलत है। तो ए और आर दोनों गलत है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, शिक्षक अभिकथन ए कहता है शिक्षकों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए पाठचर्या और आकलन के तरीकों को लागू करने में लचीला होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। तर्क आर है बच्चों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार किया जाना चाहिए और उनका सम्मान किया जाना चाहिए, ये भी करेक्ट है। तो ए और आर इसमें दोनों सही है और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल और समुदाय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए है स्कूलों और समुदायों को बच्चों की भलाई के लिए मिलकर काम करना चाहिए, बी है वंचित समुदायों के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में स्कूलों की भूमिका नहीं होती है, सी है वंचित समुदाय के बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में समुदाय की कोई भूमिका नहीं होती है, एंड डी है बच्चों की भलाई के लिए स्कूल और समुदाय के बीच कोई बातचीत न होना ही बेहतर है। ओके, तो स्कूल और समुदाय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो वो है स्कूल और समुदायों को बच्चों की भलाई के लिए मिलकर काम करना चाहिए, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, मोनू का मानना था कि उसके भाषाई कौशल अच्छे हैं, उसके अंग्रेजी की परीक्षा में कम अंक आने का कारण है उसका अंग्रेजी से पढ़ाई न करना। मोनू अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रहा है। ए पर्यावरणीय कारक, बी आनुवंशिक कारक, सी योग्यता की कमी एंड डी है कोशिश की कमी। राइट आंसर डी हो जाएगा, कोशिश की कमी। आगे देखेंगे, कथन ए कहता है बच्चों का संपूर्ण शारीरिक व संवेगात्मक विकास उसके सीखने को बहुत प्रभावित करता है, बिल्कुल करेक्ट है। और तर्क आर है कि अकादमिक अधिगम का पर व्यक्तित्व संवेगात्मक कारकों को प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये गलत है। ओके, कि अकादमिक अधिगम पर व्यक्तित्व का संवेगात्मक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो पड़ता है ना कि नहीं पड़ता, ये गलत है। करेक्ट आंसर फ्रेंड सी हो जाएगा, ए सही है, आर गलत है। आगे देखेंगे, एक माध्यमिक स्कूल कक्षा कक्ष में शिक्षिकाओं को विद्यार्थियों को जो है महारत उन्मुखी यानी मास्टर ओरिएंटेड लक्ष्य करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, विभिन्न घटनाओं को समझने के लिए बच्चों द्वारा गढ़ी सहज संरचनाएं कैसी होती हैं। तो ए है इसमें दर्शाती हैं कि बच्चों की सोच कितनी गलत और तर्कहीन है, बी है को सजा देकर दृढ़ता से प्रोत्साहित करना चाहिए, सी है बच्चों के चिंतन की प्रक्रियाओं में अंतर्दृष्टि देनी चाहिए, एंड डी है महत्वहीन और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इनको
अनदेखी करनी चाहिए। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, बच्चों की चिंतन की प्रक्रियाओं में अंतर्दृष्टि जो है देनी चाहिए। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया जो विशिष्ट आयाम से सरोकार रखती है क्या कहलाती है? तो वो कलन विधि कहलाती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, जब विद्यार्थी नए कौशल व संप्रत्यय सीखते हैं तब शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो ए है जटिल व बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य देने चाहिए। बी है इसमें विद्यार्थियों को विकल्प देने चाहिए कि वे अपने अनुसार कार्य की कठिनाई स्तर का चयन करें। सी है अमूर्त संप्रत्ययों को व्याख्यान विधि से प्रस्तुत करना चाहिए। डी है विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने में आपस में संवाद करने से हतोत्साहित करना चाहिए। तो जब विद्यार्थी नए कौशल व संप्रत्यय सीखते हैं तब शिक्षिका को विद्यार्थियों को विकल्प देने चाहिए कि वे अपने अनुसार कार्य की कठिनाई स्तर का चयन करें। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, अधिगम में सक्रिय जुड़ाव को किसमें बढ़ावा नहीं दिया जाता है? ए पूछताछ और जांच, बी है रटकर स्मरण करना, सी है चर्चा और बहस, एंड डी है अन्वेषण और प्रयोग। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। इसमें रटकर स्मरण नहीं करना चाहिए। राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है क्वेश्चन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, बच्चे निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के माध्यम से सबसे अच्छी तरह से सीखते हैं? ए है अनुकूलन, बी है यांत्रिक रूप से अभ्यास, सी है अन्वेषण और सहयोग, एंड डी है निष्क्रिय अनुकरण। तो बच्चे निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के माध्यम से सबसे अच्छी तरह से सीखते हैं? तो वो अन्वेषण और सहयोग से सबसे अच्छी तरह से सीखते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी शिक्षा की समकालीन नीतियों बच्चों में कौन से कौशल विकसित किए जाने का प्रस्ताव रखती हैं? तो ये आलोचनात्मक सोच, बी है प्रतिस्पर्धी की भावना, सी है निष्क्रिय ग्रहण, एंड डी है रटने। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी शिक्षा की समकालीन नीतियाँ बच्चों में कौन से कौशल विकसित किए जाने का प्रस्ताव रखती हैं? तो आलोचनात्मक सोच को विकसित करने का प्रस्ताव रखती हैं। ओके, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड्स।